Hello students, how are you? Hope you all are fine. So in last video I explained you I was explaining second chapter of your SST book. The name of the chapter is Rise of New Kingdoms. In this video I'm will continue the explanation of the chapter. सो हमने जो था नॉर्थ इंडिया में जो राजपूत के बारे में पढ़ा था, तोमार्स, चौहान, सोलंकीस, पारामार, गढ़ावाल्स, चंडेल्स, गुर्जारा प्रतिहारास, राष्ट्रकूट, डेक्कन में राष्ट्रकूट के बारे में हमने पढ़ा था। जो दूसरे किंगडम्स हैं डेक्कन में, जैसे कि चालुक्यास, काकतीयास, यादवास और होयसाल्स भी पढ़ा था। उनके बीच में कंट्रोल और वेल्थ को लेके जो क्या क्या कॉन्फ्लिक्ट हुए, क्या क्या स्ट्रगल हुई, उनके बारे में पढ़ा था। ट्रीपार्टाइट स्ट्रगल के बारे में हमने पढ़ा था। अब इस वीडियो में हम मुस्लिम इन्वेडर्स के बारे में पढ़ेंगे जो कि नॉर्थ वेस्ट इंडिया से आए थे। तो सबसे पहले महमूद ऑफ गज़नी के बारे में हम पढ़ेंगे। जो गज़नी का महमूद था, सुल्तान था, उसने एक अफ़गानिस्तान का पड़ोसी देश था, उसकी वेल्थ के बारे में बहुत सुना था, शान व शौकत के बारे में बहुत सुना था। वो कंट्री जो कोई और नहीं बल्कि इंडिया था। तो महमूद ने अपना जो कंट्रोल था वो सेंट्रल एशिया, ईरान और जो सब कॉन्टिनेंट था, नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट था, उस पर कर लिया था अपना कंट्रोल। तो वो अपने गज़नी को, जो कि अब पार्ट अफ़गानिस्तान का है, उसको बहुत पावरफुल किंगडम बनाना चाहता था। उसके लिए उसे बहुत बड़ी आर्मी, बहुत बड़े रिसोर्सेज और पैसे की ज़रूरत थी। तो उसे इंडिया के जो किंगडम थे उनके वेल्थ के बारे में, जो नॉर्दर्न इंडिया के जो किंगडम्स थे उनकी वेल्थ के बारे में पता था। तो उसके लिए उसको बहुत आर्मी खड़ी करने के लिए उसे बहुत सारे पैसे की ज़रूरत थी। तो उसने फर्स्ट इन्वेज़न जो था वेल्थ के लिए इंडिया में किया, पहला घुसपैठ किया उसने। तो उसके लिए महमूद के लिए ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं था इंडिया में इन्वेड करना, क्योंकि यहाँ के रूलर्स में डिसयूनिटी थी, एकता नहीं थी, एकता का अभाव था, जिसके कारण उसको और भी ज़्यादा आसानी हो गई। तो उसने 1000 CE से 1025 CE के बीच में इंडिया में 17 बार आक्रमण किया था। तो उसने नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया के जो के रूलर्स को हराया भी। उनकी जो सिटीज़ थी, पैलेसेस थे, मंदिर थे, उनको पूरी तरह से तबाह कर दिया और लूट लिया। जो 1026 CE में उसने सोमनाथ, जो काठियावाड़ सोमनाथ टेम्पल जो है, जो कि काठियावाड़ में है, ये सबसे फेमस रेड थी। इस रेड में उसने इस टेम्पल को पूरी तरह से डिमोलिश कर दिया, ख़त्म कर दिया, और उसकी सारी जो वेल्थ जो थी सोमनाथ के टेम्पल की वो लूट ली थी और गज़नी लेके चला गया था ये। तो अब उसके पास गज़नी को अपनी कैपिटल बनाने के लिए बहुत सारा इंडिया से वो पैसा लेके चला गया था। तो महमूद जो था वो एक बहुत सक्सेसफुल रूलर था, सक्सेसफुल इन्वेडर भी था, क्योंकि वो वेल ऑर्गेनाइज था। उसने पहले से ही एडवांस में ही प्लानिंग कर रखी थी अपने सोल्जर्स की, जिन्होंने अफ़गानिस्तान से इंडिया में मार्च करना था। उनकी जो नीड्स थी, उनकी जो ज़रूरतें थी, उनको पूरा कर दिया था उन्होंने। तो वो हर साल उसने जल्दी आक्रमण किए ताकि जो नॉर्दर्न इंडिया के जो रूलर्स हैं उनको रीऑर्गेनाइज होने का टाइम ना मिले, उनको अपनी सशक्तिकरण दोबारा से ना करने, उसने अपनी जो संभलने ही नहीं दिया। हर साल वो लगातार अटैक करता रहा, इन्वेड करता रहा और लूटता रहा। तो सुल्तान महमूद का एक स्कॉलर था, एक विद्वान उसके पास रहता, जिसका नाम अल बैरूनी था। उसने अरबिक में एक किताब लिखी थी जिसका नाम किताबी हिंद था। उसमें उस इंडियन जो सब कॉन्टिनेंट है और जो जितने भी गज़नी ने इन्वेज़न किए उन सभी के बारे में उसने इस किताब हिंद में लिखा है। ये हिस्टोरियंस के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट सोर्स है, जिससे हमें उस टाइम के इंडिया के बारे में, उस टाइम के इवेंट्स के बारे में पता चलता है।
1030 सीई में महमूद की डेथ के बाद उसके जो सक्सेसर थे आगे, उसके जो आगे राजा बने, उन्होंने इंडिया में किसी भी तरह का कोई भी इंटरेस्ट नहीं दिखाया और वो बाद में इंडिया नहीं आए। तो कुछ वंडरफुल फैक्ट है वो, तो महमूद जो था वो इंडिया और सेंट्रल एशिया में कभी नहीं आ रहा किसी से भी। तो जो अल बैरूनी था वो फर्स्ट मुस्लिम था जिसने कुरान की स्टडी की। उसने भगवत गीता को मुस्लिम रीडर्स को भी पढ़ाया। अब हम बात करते हैं गोरीड्स की। गोरी, मोहम्मद गोरी के बारे में हम बात करेंगे। जो मोहम्मद गोरी था वो बेसिकली एक इन्वेडर था इंडिया के लिए, जो कि माउंटेन्स को नॉर्थ वेस्ट में इंडिया में पहुंचने के लिए उसने नॉर्थ वेस्ट की माउंटेन से होता हुआ ये यहाँ पर आया इंडिया में। जैसा कि उसका नेम से ही पता लगता है कि वो घोर्स किंगडम का रहने वाला था, जो कि अब पाकिस्तान में है। वास्तव में जो रूलर घोर था वो गज़नी, महमूद ऑफ गज़नी का ही हिस्सा था। जैसे ही महमूद की डेथ हुई, गज़नी की डेथ हुई, तो उस डायनेस्टी जो थी वो उसका पतन हो गया, दमन हो गया। और जो मुइज़ुद्दीन मोहम्मद ने इस बात का फ़ायदा उठाया और घोर को इंडिपेंडेंट घोषित कर दिया, अपना इंडिपेंडेंट किंगडम बना लिया उसने। वो एक स्टेप और आगे गया। उसने क्या किया, जितनी भी गज़नी टेरिटरी थी उस पर अधिकार कर लिया। तो मुइज़ुद्दीन जो मोहम्मद, जिसको मोहम्मद गोरी के नाम से भी जाना जाता है, उसका नाम था असली मुइज़ुद्दीन मोहम्मद, वो काफ़ी पावरफुल हो गया। उसकी एम्बिशंस और बढ़ गई, और भी ज़्यादा उसने प्लंडर करने की, उसकी और ज़्यादा पैसे के लिए उसकी जो भी एम्बिशंस थी, उसकी जो इच्छाएं थी और बढ़ती चली गई। तो उसने मुल्तान पे में 1175 में मुल्तान पे अटैक किया, उसको जीत लिया। और इन 1178 सीई में उसे गुजरात के जो रूलर्स थे उन्होंने हरा दिया, मतलब मोहम्मद गोरी को हरा दिया इसने। इसके बाद उसने अपना जो कैंप था, अपना जो बेस था, वो पंजाब में जाके बस गया। तो वहाँ पे वो आर्मी तैयार करने लग गया आगे के लिए, ताकि वो दिल्ली और गंगा वैली के एरिया को हथिया सके। तो उसी दौरान 1178 में जो पृथ्वीराज चौहान था वो अजमेर का राजा बना। वो काफ़ी ब्रेव वॉरियर था पृथ्वीराज चौहान। उसने दिल्ली में चंडेल्स को हरा दिया था और दिल्ली पे अधिकार प्राप्त कर लिया था, परंतु जो गुजरात के रूलर्स थे उन्होंने पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया था। तो इसलिए पृथ्वीराज चौहान ने अपनी जो अटेंशन जो थी वो पंजाब और गंगा वैली की ओर कर ली, कि वो पंजाब और गंगा वैली पर अधिकार प्राप्त कर लेगा। तो क्या हुआ, अब एक तरफ से तो मोहम्मद गोरी और दूसरी तरफ से पृथ्वीराज चौहान, दोनों ही पंजाब और गंगा वैली में इकट्ठे हो गए, जिसके कारण दोनों में झगड़ा हुआ, जिसके कारण टेरन की 2 लड़ाइयाँ हुई 1191 में और 1192 में सीई में, जिसको पॉपुलरली फर्स्ट एंड सेकंड बैटल ऑफ टेरन भी कहा जाता है। मतलब फर्स्ट बैटल ऑफ टेरन हुई थी, ये भी पृथ्वीराज और मोहम्मद गोरी के बीच में हुई थी, ये 1191 में हुई थी। और जो सेकंड बैटल ऑफ टेरन हुई थी, जिसमें कि पृथ्वीराज चौहान वो हार गया था, वो 1192 में हुई थी। तो ये जो केस स्टडी है, केस स्टडी में दिया गया है कि चाहे पृथ्वीराज की जो सेना थी वो काफ़ी बड़ी थी, परंतु जो मोहम्मद गोरी था वो बहुत वेल ऑर्गेनाइज्ड था। उसने बहुत अपनी चालाकी से इस युद्ध को जीत लिया था। पहले जो फर्स्ट टेरन हुई थी 1191 में, तो इसमें मोहम्मद गोरी हार गया था। Terran in 1191, Muhammad Ghori had a crushing defeat and ultimately fled to escape to death.
मतलब वो हार गया था। तो दूसरी लड़ाई में उसने भी मतलब कि अपनी स्ट्रोंगर आर्मी बनाई और पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया था। तो अब ऑन द बेसिस ऑफ योर अंडरस्टैंडिंग जो है वो कुछ MCQs हैं आपके। तो व्हाट वाज कॉमन बिटवीन मोहम्मद गोरी एंड महमूद ऑफ गजनी। भी मतलब मोहम्मद गोरी और जो महमूद ऑफ गजनी में क्या चीज़ कॉमन थी? बोथ वर इन्वेडर्स फ्रॉम द नॉर्थ वेस्ट, बोथ हैड एन आई ऑन इंडियाज़ वेल्थ, बोथ ए एंड बी। तो इसका क्या आपकी अंडरस्टैंडिंग के अकॉर्डिंग क्या आंसर होना चाहिए? हु पैट्रोनाइज्ड अल बरूनी। अल बरूनी को किसने पैट्रोनाइज किया था? सुल्तान महमूद, मोहम्मद गोरी या पृथ्वीराज चौहान। सुल्तान महमूद से मतलब है महमूद ऑफ गजनी, राइट। तो हम बैटल ऑफ टैरन के बारे में पढ़ेंगे। तो अब हम बैटल ऑफ टैरन के बारे में पढ़ेंगे कि बैटल ऑफ टैरन जैसा कि आपको बताया गया कि पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच में हुई थी। तो ये दोनों 1191 में ये टैरन में दोनों भिड़े। टैरन जो इलाका था दिल्ली से 80 माइल्स दूर, 80 किलोमीटर दूर था। जो फर्स्ट बैटल हुई, पृथ्वीराज ने मोहम्मद गोरी को बहुत बुरी तरह से हराया, परंतु जो मोहम्मद गोरी था वो जान बचा के भाग गया वहाँ से और अच्छी प्रेपरेशन के साथ, प्लानिंग के साथ 1 साल के बाद फिर आया। और उसी तरफ जो पृथ्वीराज चौहान भी कई राजास के पास गया, किंग्स के पास गया हेल्प के लिए, नॉर्दर्न इंडिया के सपोर्ट मांगने के लिए, तो ताकि वो दुश्मन को भगा सके। सभी उस बात पर सहमत भी हो गए थे, परंतु जो सबसे पावरफुल राजपूत रूलर था जिसका नाम राजा जयचंद्र था कन्नौज का, तो वो पीछे रहा। उसने पृथ्वीराज चौहान का साथ नहीं दिया। 1192 में जो सेकंड बैटल ऑफ टैरन हुई जिसमें मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया, इस जीत के साथ जो मोहम्मद गोरी जो था वो दिल्ली का मास्टर बन गया। ईस्टर्न राजस्थान को पर इसका कब्ज़ा हो गया। 1194 में मोहम्मद गोरी ने राजा जयचंद्र जिसके बारे में बात की, जिसने पृथ्वीराज चौहान का साथ नहीं दिया था और ये जो कन्नौज का राजा था, बैटल ऑफ चांदवाड़ में उसने मोहम्मद गोरी ने राजा जयचंद्र को हरा दिया। 1192 से लेकर 1206 तक जो टर्किश रूल जो था इसका, मोहम्मद गोरी का जो रूल था, वो गंगा यमुना दोआब, बिहार और बंगाल तक फैल गया था। परंतु जो मोहम्मद गोरी यहीं पर नहीं रुका, वो वापस चले गया। परंतु उसके जो विश्वास पात्र जो थे, जैसे कि कुतुबुद्दीन ऐबक थे या बख्तियार खिलजी थे, वो उनको एज अ जनरल यहाँ पे छोड़ गया। इंचार्ज उनको ने बना दिया अपनी टेरिटरी का, जो भी यहाँ पे उन्होंने कब्ज़ा किया था उस पर। तो जैसे कि उसकी किस्मत, मोहम्मद गोरी जब जैसे ही वापस जा रहा था गजनी, उसको असैसिनेट कर दिया, उसका कत्ल कर दिया गया। तो उसको इंडिया में टर्किश रूल का फाउंडर भी कहा जाता है मोहम्मद गोरी को। तो अब हम बात करते हैं साउथ इंडिया के बारे में। जो 3 इम्पोर्टेंट डोमिनेंट जो किंगडम जो थे उस टाइम के दौरान, वो थे द पल्लवास, पांड्याज और चोलास। ये तीनों आपस में सुपरमेसी के लिए, कब्ज़े के लिए, जो भी कोस्टल एरिया को कब्ज़ा करने के लिए ये तीनों आपस में लड़ते रहते थे। तो सबसे पहले हम पल्लवास के बारे में पढ़ेंगे। जो पल्लवास थे वो काफ़ी पावरफुल हुए 7th से 8th सेंचुरी के बीच में। तो उनकी कैपिटल कांची थी। उन्होंने बहुत सुंदर मंदिर बनवाए जो कि स्टोन्स के, पत्थर के बने हुए थे। जो पल्लवास को 9th सेंचुरी में चोलास ने हरा दिया और उनका रूल का जो पल्लवास के रूल्स का अंत हो गया। पांड्यास के बारे में पढ़ते हैं। तो पांड्यास जो है उन्होंने अपनी कैपिटल मदुरई को बनाई और उनकी के बारे में, उनके राज के बारे में, पांड्यास के राज के बारे में मार्को पोलो के अकाउंट में ये एक ट्रैवलर था, विदेशी यात्री था जिसने पांड्यास के बारे में लिखा था। तो मार्को पोलो में उनके राज के बारे में हमें पढ़ने को मिलता है। जो ये किंगडम था ये 14th सेंचुरी में इसका एंड हो गया था।
अब बात करते हैं हम चोलास की। जो चोला की डायनेस्टी थी, चोला का जो एम्पायर था वो साउथ इंडिया में 800 से 1200 के बीच में रहा। जो इस डायनेस्टी के रूलर थे इनको इम्पीरियल चोलास भी कहा जाता है, क्योंकि ये का पावरफुल एम्पायर था जो कि साउथ इंडिया में इस्टेब्लिश हुआ था। उन्होंने साउथ इंडिया पे लगभग 400 साल 4 सेंचुरी तक साल राज किया। उनकी जो कैपिटल थी तंजौर थी, जिसे आजकल तंजौर के नाम से भी जाना जाता है। जो चोला डायनेस्टी का जो संस्थापक था, फाउंडर था, वो था विजयाला। उसने तंजौर में का टाउन बनाया था। उसने एक ब्यूटीफुल जो कि ये जो तंजौर है ये इसमें उसने सुंदर सुंदर टेंपल बनवाए थे। तो उसने निशुंभ भासुदिनी गोडेस है साउथ की, उसका टेंपल भी बनवाया था। अब हम बात करते हैं राजा राज चोल। तो जो ग्रेटेस्ट चोल किंग था उसका नाम था राजा राजा चोल। वो एक बहुत ब्रिलियंट कमांडर था। उसको राजा राज फर्स्ट के नाम से भी जाना जाता था। विरासत के तौर पर उसे बहुत छोटा किंगडम मिला था अपने पिता से, परंतु कुछ ही सालों में उसने उसे एक बहुत बड़ा एम्पायर बना दिया, जिसकी बहुत ऑर्गेनाइज्ड आर्मी थी और नेवी थी। उसका जो किंगडम था उसको गिफ्ट था, क्योंकि उसमें उसके किंगडम में रिसोर्सेज बहुत थे। तो एक अच्छी एडमिनिस्ट्रेटर के कारण दैट ही वॉज और वो था, ही ट्रांसफॉर्म्ड एंड रीऑर्गेनाइज द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द एम्पायर। उसने दोबारा से री एडमिनिस्ट्रेट किया, एम्पायर को रीऑर्गेनाइज किया। अरब्स के साथ वेस्टर्न कोस्ट में अरब के साथ जो ट्रेड को कंट्रोल करने के लिए राजा राज ने थिरुवनंतपुरम के चेरास को हराया था। उसने मालाबार कोस्ट पर भी कंट्रोल कर लिया था मदुरई के पांड्यास को हराकर। उसने चोला मंडलम कोस्ट पर भी कंट्रोल कर लिया था राजा राज फर्स्ट ने। तो राजा राज फर्स्ट को जब ये इतना बड़ा कोस्टल एरिया, जब उसने इतने बड़े कोस्टल एरिया पर जब कब्ज़ा कर लिया, तो उसे रियलाइज़ हुआ कि उसके पास स्ट्रॉन्ग नेवी होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और उसने वो नेवी बनाई भी, क्योंकि उस टाइम उसकी जो नेवी थी, नेवी का मतलब होता है जो भी समुद्र में सेना होती है उसको कह देते हैं, उसकी जो नेवी थी उस एरिया में सबसे बेस्ट नेवी थी उसकी। उसने श्रीलंका के नॉर्दर्न पार्ट को भी पर भी कब्ज़ा कर लिया था। उसने डेक्कन में चालुक्यास को भी हरा दिया था। उसने मालदीव्स आइलैंड को सक्सेसफुली जीतने के लिए काफ़ी नेवल फोर्सेस भी, अपनी नेवी की जो फोर्सेस थी वहाँ पर भेजी और उन्होंने मालदीव्स आइलैंड पर भी कब्ज़ा कर लिया। तो जो तंजौर में तमिलनाडु में जो तंजौर प्लेस है वहाँ पर बृहदेश्वरा टेम्पल है, ये इसके द्वारा ही बनाया गया था। अब हम पढ़ेंगे राजेंद्र चोल के बारे में, जिसने 1016 से 1044 के बीच में रूल किया। तो अपने पिता राजा राज फर्स्ट की डेथ के बाद राजेंद्र चोल जो था उसने वो गद्दी का राजा बना। उसने जो अपने पिता की जो सीरीज़ जो जीतने की जो कंटिन्यूटी थी उसको बरकरार रखा। उसने राजेंद्र चोला के टाइम में उसने उसका जो एम्पायर था और भी ज़्यादा पावरफुल हुआ। उसने अपने जो उसके फादर ने श्रीलंका की जो जीतने की जो प्रक्रिया थी वो कंप्लीट की। उसकी जो आर्मीज़ ने चेरास और चालुक्यास को भी हराया और नॉर्थ ईस्ट की ओर मार्च किया उन्होंने, जो कि वेस्ट बंगाल है, जो मॉडर्न डे वेस्ट बंगाल है, वहाँ पर उसने पालास को हराया। उसकी जो आर्मी थी बाद में म्यांमार पहुँची, जहाँ पर राजेंद्र चोला को उन्होंने गंगाई कोंडा चोला के नाम से भी सुशोभित किया। इसका मतलब है कि गंगा का कन्क्योरर, गंगा का विजेता।
अब हम बात करते हैं गंगाई कोंडा चोलापुरम। जो गंगाई कोंडा चोलापुरम जो एक सिटी का नाम है, जिसका मीनिंग है, पूरम का मतलब है सिटी, चोला रूलर्स को कहा गया है। और कोंडा जो लाता है किसको, द रिवर गंगा को। तो ये गंगाई कोंडा चोलापुरम का जो मीनिंग है रिवर्स में से है। इसको अगर रिवर्स करके हम डिक्टेट करेंगे तो इसका मीनिंग हमें पता चल जाता है। इट इज़ बिलीव्ड दैट राजेंद्र चोला फिल्ड द एंटायर टेम्पल टैंक विद वाटर फ्रॉम गंगा। ऐसा माना जाता है कि राजेंद्र चोला ने जो भी वाटर टैंक था टेम्पल का, उसे गंगा रिवर के पानी से भर दिया था। जो राजेंद्र चोला थे उसने नई सिटी जो थी वो उसकी स्थापना की, जिसका नाम इसने रखा गंगाई कोंडा चोलापुरम। उसने स्पेशल कोरोनेशन सेरेमनी जिस दिन उसकी एस्टेब्लिशमेंट हुई, जिसको स्थापना हुई, वो दिन उसको वो सेलिब्रेट करता था अपनी विक्ट्री के ऑनर में। क्योंकि राजेंद्र चोला बहुत ही एडवेंचरस कैंपेन की उसने साउथ ईस्ट एशिया की ओर। ट्रेड के लिए उसने इंडियन शिप्स में वो गया, ट्रैवल किया, स्ट्रेट ऑफ मोलक्का में वो गया, विच वाज जो कि श्री विजय के कंट्रोल के में थी। तो मर्चेंट्स जो थे इससे काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हुए। उन्होंने राजेंद्र चोल को एड के लिए, हेल्प के लिए उसने अपील की। तो राजेंद्र चोला ने अपनी श्री विजय की ओर से जो थे श्री विजय के खिलाफ़ जो थे वो काफ़ी सारे फ्लीट भेज दिए, अपने सिपाही भेज दिए, ठीक है, जिसने उसने फिर श्री विजय को हरा दिया। चोला नेवी ने जो ट्रेड था वो ओबियसली फिर और बढ़ा, चोला डायनेस्टी फ्लोरिश हुई, जिसके कारण जो सक्सेसर थे राजेंद्र चोला के, वो उन्होंने अपनी फ़ाइट, इस जंग को जारी रखा, ऐसी जंगों को अपने नेबरिंग किंगडम्स के साथ। परंतु हमें जैसा कि हमेशा होता रहा है कि अगर लगातार हम जंग लड़ती रही है, कोई भी राजा जंग लड़ता रहा है, तो रिसोर्सेज और धन की कमी हो गई। चोलास के पास बहुत ज़्यादा पैसे खर्च हुए। अब बार बार लड़ाई लड़ने के साथ उनका जो खजाना था वो खाली होता गया, जिसके कारण चोला एम्पायर जो थे वो कमज़ोर हो गए। और 13th सेंचुरी तक आते आते इनका जो पतन हो गया 13th सेंचुरी में। चोला ट्रेड के बारे में अगर हम पढ़ें तो इस चोला पीरियड के दौरान जो थे, जो ट्रेडर्स जो थे वो डोमिनेट किया ट्रेड पे। उन्होंने दो मेन पोर्ट्स थे, वो थे कावेरी पत्तिनम और नागापत्तिनम। तो मर्चेंट्स यहाँ पर साउथ ईस्ट एशिया और चाइना से आते थे, और इवन ग्रीक्स के साथ भी व्यापारिक संबंध होने के यहाँ पर एविडेंस मिले हैं। तो इनके रूल के दौरान जो ट्रेड गिल्ड्स, जो व्यापारिक संघ बने थे, उनके प्रॉफिट से वो एग्रीकल्चर में डेवलपमेंट करते थे। तो जो चोलाज ने चाइना के साथ भी ट्रेडिंग रिलेशन बना के रखे थे। तो अब बात करते हैं कल्चरल अचीवमेंट्स। जो चोला ने जो सांस्कृतिक अचीवमेंट की वो क्या थी। टेम्पल्स की बात करें, जैसे कि हमने पहले भी डिस्कस किया है, चोलास ने काफ़ी टेम्पल्स बनवाए जो कि बहुत अच्छी आर्किटेक्चरल और स्कल्पचर मार्वल्स का एग्जांपल रही हैं। जो फेमस टेम्पल्स है थंजावर के या गंगाई कोंडा चोलापुरम के, जो कि राज और राजेंद्र चोला ने बनवाए थे। जो चोला टेम्पल्स थे वो कल्चरल एक्टिविटीज़ के सेंटर होते थे। जो चोला टेम्पल्स के आसपास जो थी वो सेटलमेंट जो थी डेवलप हुई, लोग रहने लग गए थे। अगर हम बात करें म्यूज़िक की तो टेम्पल्स हॉल्स में कार्नेटिक स्टाइल का म्यूज़िक किया जाता था, वहाँ पर भी मतलब कि वो गाया जाता था। जो इंस्क्रिप्शंस जो थी हमें ये बताती हैं कि टेम्पल्स के आसपास जो थे हॉस्पिटल भी थे,
और ये इंस्क्रिप्शन में ये भी बताती हैं कि उन हॉस्पिटल में कौन कौन सी मेडिसिन जो थी वो रखी जाती थी। जो टेम्पल्स में लोग आप मीटिंग करते होते थे, वो वहाँ पर जो भी लोकल इश्यूज़ होते थे वो डिस्कस किया करते थे। हम बात करते हैं स्कल्पचर्स की। जो सबसे मोस्ट डिस्टिंक्टिव फीचर्स थे चोला क्राफ्ट के, वो था ब्रोंज़ इमेजेस का, कि वो ब्रोंज़ मेटल होता है कि उसकी इमेजें बनाते हैं। ये जो ब्रोंज़ इमेजेस थी चोला जो किंग थे, चोला डायनेस्टी के जो किंग थे, ये वर्ल्ड में सबसे फाइनेस्ट मानी जाती हैं। जैसे कि आप पिक्चर में ही देख सकते हैं, ये ब्रोंज स्टैचू है जो कि चोला रूलर्स ने बनाया था। ये नटराज का स्टैचू माना जाता है। मोस्ट ऑफ द ब्रोंज स्कल्पचर्स ये डाइटीज़ के थे। जितने भी ज़्यादातर जो भी चोला किंगडम्स ने ब्रोंज के स्कल्पचर्स बनाए, मूर्तियाँ बनाई, वो डाइटीज़ की थी, देवी देवताओं की थी। कुछ ही जो फ्यू स्कल्पचर्स ऑफ डिवोटीज़ वर आल्सो फाउंड। तो डिवोटीज़ की कुछ स्कल्पचर्स भी पाए गए हैं। और अब बात करते हैं लैंग्वेज और लिटरेचर के बारे में, तो कई जो रीजनल लैंग्वेज, जो लोकल जो लैंग्वेज थी, जैसे कि तमिल, तेलुगु, कन्नड़ा, इस टाइम के दौरान, इस पीरियड के दौरान काफ़ी डेवलप हुई। इम्पोर्टेंट लिटरेरी जो अचीवमेंट थी, फेमस लिटरेरी वर्क्स जो थे, वो इन रीजनल लैंग्वेज में ट्रांसलेट किए गए इस पीरियड के दौरान। जो चोला इंस्क्रिप्शंस थी वो सोर्सेस बनी हमें इंफॉर्मेशन, वह यहाँ पर जो इन इंस्क्रिप्शन से हमें काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिली चोला रूलर्स की कॉन्क्वेस्ट के बारे में, उनकी कहाँ कहाँ उन्होंने जीत प्राप्त की, वो लैंड ग्रांट्स कौन कौन से कहाँ कहाँ उन्होंने अपनी जो लैंड थी वो दान में दी, विलेज में किस तरह से वो चोला रूलर राज किया करते थे, न्यू इम्पोर्टेंट पोस्ट्स क्या थी, ऑफिशियल्स क्या थे। ये जो इंस्क्रिप्शंस हैं ये हमें ये भी बताते हैं कि जो रेवेन्यू एवेल्यूएशन की जो कलेक्शन था, जो टैक्स इकट्ठा किस तरह से किया जाता था। जो कॉपर प्लेट पे इंस्क्रिप्शंस हैं चोलास की, वो यूनिक फ़ीचर है, क्योंकि एज़ दे वर यूज फॉर राइटिंग अबाउट द सिस्टम ऑफ एवेल्यूएशन, ठीक है, क्योंकि उन पे राइटिंग की जाती थी, इन पे इवैल्यूएशन के मूल्यांकन पे कि किस चीज़ का क्या एवेल्यूएट किया गया, इवेंट्स कौन कौन सी घटनाएं हुई, कौन कौन सी विजय हुई, लोगों को और ज़मीनों को दान में दिया गया। ये इंस्क्रिप्शन आल्सो फाउंड ऑन द स्टोन वॉल्स, टेम्पल्स की जो स्टोन वॉल है वहाँ पर भी इंस्क्रिप्शन ये पाई जाती हैं। दे आर फाउंड इन अदर प्लेसेस टू, दूसरे प्लेसेस पे भी ये पाई जाती हैं। अ लार्ज नंबर ऑफ इंस्क्रिप्शन आर फाउंड ऑन द वॉल्स ऑफ बृहदेश्वरा टेम्पल, ठीक है। तो ये बृहदेश्वरा टेम्पल पे भी काफ़ी मात्रा में इंस्क्रिप्शन जो है वो पाई गई हैं। हम बात करते हैं एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में। तो अगर हम एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें, जो किंग होता था वो सबसे पावरफुल पर्सन होता था, परंतु वो अकेला ही सभी निर्णय नहीं ले सकता था। उसके लिए उसे पुरोहित या काउंसिल होती थी मिनिस्टर्स की, उनकी एडवाइस लेनी पड़ती थी। जो एडमिनिस्ट्रेशन था वो उसको असेंबलीज़ और टाउन्स और विलेजेस लेवल पे जाके इनको किया जाता था। तो अच्छी एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेशन के लिए जो चोला एम्पायर जो था वो मंडलम में डिवाइड था, प्रोविंसेस में, छोटे छोटे प्रोविंसेस में डिवाइड। जो आगे मंडलम्स जो थे वो विलांडूस में, जिसे डिस्ट्रिक्ट कहा जाता है, उसमें डिवाइड थे। और जो ग्रुप ऑफ विलेज जो था उससे नाडूस बनते थे। जो किंग अपॉइंट करता था मंडलम्स के लिए गवर्नर्स को। तो कई छोटे छोटे टाउन्स भी थे, इन टाउन्स को नागाराम्स के नाम से भी जाना जाता था। और ये जो टाउन्स थे इनको तानियर के नाम से भी जाना जाता है। और ये जो गवर्नर्स होते थे ये रॉयल फैमिली से बिलोंग करते थे। हम बात करें अगर ऊर और सभा के बारे में, ऊर और सभा 2 इम्पोर्टेंट असम्बलीज़ होती थी लोकल सेल्फ गवर्नमेंट की। जो ऊर होते थे वो जनरल असम्बली के लोग होते थे जिनके पास कुछ ज़मीन होती थी विलेज की। और ये जो मेंबर्स थे ऊर और सभा के, इन्हें एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस होना
होता था, ऑनेस्ट होना पड़ता था, और अपनी जो फैमिली मेम्बर्स की पूरा अकाउंट्स होता था वो इलेक्शन लड़ने से पहले ईमानदारी से पूरे फैमिली का बायोडाटा जो था उसे सबमिट करवाना होता था। तो इसी तरह से जो इस पीरियड के दौरान, जैसा कि आपको बताया गया कि ट्रेड और कमर्स जो थी वो पीक पे था, और चोला ने मेंशन किया है काफ़ी ट्रेडिंग कॉरपोरेशंस को, जिसको मनी ग्रामम्स कह देते हैं। तो जो मनी ग्रामम्स थे ये एक तरह से बैंक थे कोस्टल एरिया के पास। ठीक है बेटा, तो दैट वाज द एक्सप्लेनेशन ऑफ द चैप्टर। सो कुछ पॉइंट्स टू रिमेंबर है। सो सबसे पहले जो हमने इसमें क्या पढ़ा, द अर्ली मेडिवल पीरियड डेट्स फ्रॉम 700 सी टू 1200 सी। तो अर्ली मेडिवल पीरियड कब से कब तक था, 700 सी से 1200 सी तक था। तो राजपूत जो थे वो पावरफुल थे नॉर्थ में, और दूसरे पावरफुल किंग्स थे वर दोज ऑफ पालास इन बंगाल में पालास थे, डेक्कन में राष्ट्रकूट थे, या छोटे छोटे दूसरे किंगडम्स थे, ये डेक्कन में थे। जो महमूद ऑफ गज़नी और मोहम्मद गोरी थे वे बेसिकली इन्वेडर्स थे नॉर्थ वेस्ट से। और जो बैटल ऑफ टैरन थी ये जैसा कि आपको बताया गया है कि पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच में लड़ी गई थी। ठीक है, जिसमें अल्टीमेटली पृथ्वीराज चौहान जो थे अंत में उसको हार गए थे। वो जो मोहम्मद गोरी को टर्किश जो रूल था इंडिया में उसका फाउंडर माना गया, उसका संस्थापक माना गया है। उनके जनरल जो थे कुतुबुद्दीन ऐबक थे इंडिया में। ठीक है, तो उन्होंने भी मतलब कि जो भी टेरिटरी उसने रूल की थी उस पर कब्ज़ा किया था, और उन्हें कंट्रोल किया कुतुबुद्दीन ऐबक ने। जो राजपूत वर्ड था वो संस्कृत वर्ड राजपुत्र से आया, जिसका मतलब है राजा का बेटा, सन ऑफ द किंग। जो लैंड रिवेन्यू थे वाज मेन सोर्स ऑफ इनकम इन द अर्ली मेडिवल पीरियड। जो लैंड टैक्स था वो मेन सोर्स था। द रूलर ऑफ गुर्जारा प्रतिहारा राष्ट्रकूटा एंड पाला डायनेस्टी फोर्ट फॉर कंट्रोल ऑफ कन्नौज बाय विच इज़ कॉल्ड द ट्रिपटाइट स्ट्रगल। तो इस स्ट्रगल को जो तीनों लड़ते थे ये कन्नौज पे का आक्रमण करने के लिए, गुर्जारा प्रतिहारा राष्ट्रकूटा और पाला डायनेस्टी आपस में लड़ते रहते थे, इनको ट्रीपार्टाइट स्ट्रगल भी कहा जाता है। द मेन काज ऑफ ट्रीपार्टाइट स्ट्रगल वाज टू कंट्रोल द वेल्थ ऑफ एंड रिसोर्स ऑफ द सिटी ऑफ कन्नौज एंड द फर्टाइल रीजन ऑफ गंगेटिक वैली। तो जैसा कि आपको पहले ही बता चुका है, तो ये स्ट्रगल होता था कन्नौज पे कब्ज़ा करने के लिए, उसके जो रिसोर्स को इस्तेमाल करने के लिए गंगेटिक वैली के। तो द इम्पीरियल चोलास हु आर द मोस्ट पावरफुल इन द साउथ। तो द ग्रेटेस्ट चोला किंग वाज, कौन कौन थे, राजा चोल हु वाज अ ब्रिलियंट कमांडर एंड अ ग्रेट एडमिनिस्ट्रेटर। ठीक है जी, तो ये जो थे दैट वाज द एक्सप्लेनेशन ऑफ द चैप्टर। सो you are supposed to listen the explanation very carefully. So I'm going to ask you some question regarding this chapter in your Zoom class. जब भी आपकी क्लास लगेगी जूम क्लास, तो इस चैप्टर के रिगार्डिंग मैं आपको क्वेश्चन पुट कर सकता हूँ। सो आपने ये जो एक्सप्लेनेशन है बड़े केयरफुली, बड़े ध्यान से सुननी है। तो इसका जो बुक वर्क है और क्वेश्चन आंसर है सुनी आपको ग्रुप में सेंड कर दिए जाएंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे।